Hello students, welcome again to Jai Bhavani Science School. So in last lecture we studied about the introduction of animal kingdom. Along with that we studied about this kingdom Porifera. So from this lecture we will start with the second kingdom, that is Nidaria या तो फिर Coelocentra. ठीक है, ये सिलेंट्रेटा या तो फिर निडारिया. अब ये किंगडम के बारे में डिटेल पढ़ते हैं कि दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स. तो इसमें ये जो 5 अलग अलग नाम दिए हैं ना, कि जैसे ये तो एक्वेटिक है, मोस्टली मरीन है. ठीक है, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहने वाले जीव है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोस्टली मरीन है, मतलब ज्यादातर समुद्र में ही पाए जाते हैं. ये फ्रेश वाटर में, मतलब तालाब वगैरह में, ये पॉन्ड में या तो फिर लेक्स में या तो फिर रिवर्स में बहुत कम देखने को मिलते हैं. सेसाइल है या तो फिर फ्री स्विमिंग है. सेसाइल मतलब कोई एक जगह पे ही रहना. जैसे हाइड्रा है तो वो सेसाइल है, और जेलीफिश हो गई तो वो फ्री स्विमिंग है. रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, तो यहाँ सिमेट्री में आपको पढ़ाया था कि रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल किसको कहते हैं. अगर आप उसको कोई एक सेंटर पॉइंट से कहीं से भी उसको कट करेंगे या तो फिर उसको यहाँ से ट्रांजेक्ट करेंगे तो वो एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो उसको रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं. तो नेम निडारिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द निडोब्लास्ट या तो फिर निडोसाइट. तो इसको नेम निडारिया क्यों कहा गया? ठीक है, सिलेंट्रेटा को निडारिया नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उनके अंदर निडोब्लास्ट होते हैं. ठीक है, निडोब्लास्ट को निडोसाइट्स भी कहते हैं, विच कंटेन द स्टिंजिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट. उसके अंदर क्या होता है? स्टिंजिंग कैप्सूल होती है. एक कैप्सूल होती है जिसके अंदर डंक रहता है, जिससे वो किसी भी प्रे को, शिकार को या तो फिर दुश्मन को भगाने के लिए, या तो फिर शिकार, प्रे को, शिकार को मारने के लिए, या दुश्मन को भगाने के लिए, घायल करने के लिए उसमें से एक स्टिंजिंग मतलब एक डंक निकालती है. वो डंक होता है कैप्सूल के अंदर. ठीक है, वहां से वो जब भी प्रे आएगा या तो फिर एनिमी आएगा तो उसमें से डंक निकालेगा. तो इसीलिए इसको उसमें जो निडोसाइट्स प्रेजेंट है या तो फिर निडोब्लास्ट प्रेजेंट है, इसीलिए इसको निडारिया बोलते हैं. प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल एंड द बॉडी. तो इसी तरह के जो, जैसे ये इसके टेंटेकल्स है या तो फिर ये जेलीफिश की टेंटेकल्स है, तो इस टेंटेकल्स के अंदर ही वो रहता है. तो इसमें यहाँ पे मैंने दिया है एक इमेज, जिससे आप समझ सकते हो कि ये है हाइड्रा. ठीक है, हाइड्रा में ये जैसे टेंटेकल रहेंगे तो टेंटेकल पे ऐसे वाले छोटे छोटे निडोब्लास्ट रहेंगे. ठीक है, निडोब्लास्ट के अंदर निमेटोसाइट रहेंगे. निमेटोसाइट क्या हो गया? जैसे ये एक पार्ट का यहाँ पे जूम इन इमेज है, तो ये वाला है वो निडोब्लास्ट है, उसके अंदर होता है निमेटोसाइट. तो जब भी कोई प्रे या कुछ भी आएगा तो ये पूरा कैप्सूल में स्प्रिंग की तरह पूरा अंदर दबा रहता है. मगर जब ये शिकार, मान लो ये शिकार आ गया, तो ये यहाँ से ऐसे बाहर से एक पूरा कांटे की जैसा फेंकेगा, और जिससे वो शिकार को पकड़ लेगा, जिसके अंदर वो जो थ्रेड होगा, यहाँ से डिस्चार्ज होगा जो थ्रेड, उसके अंदर वो बहुत सारे नीडल जैसे थॉर्न्स रहेंगे. थॉर्न्स क्या करेंगे? उसमें से पॉइजनस, कई बार पॉइजनस भी होते हैं. ठीक है, तो ये जो निडोब्लास्ट है उसी की प्रेजेंस की वजह से इसको किंगडम निडारिया कहा गया है. ठीक है, निडोब्लास्ट या तो फिर उसको निडोसाइट भी कहा गया है. निडोब्लास्ट के या तो फिर निडोसाइट के अंदर क्या रहेगा? निमेटोसाइट रहेगा. ठीक है, और निडारियंस एग्जिबिट्स टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक. तो अभी हमने जो पोरिफेरा किंगडम पढ़ा था वो क्या था? उसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, उसमें ओनली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही था. तो जहां से निडारियंस ऐसे पहले एनिमल किंगडम का ऐसा पहला फाइलम है जहां से टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है, और वो क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है. डिप्लोब्लास्टिक मतलब मैंने बताया था आपको कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में से अगर मेसोडर्म नहीं है, जो बीच का एक लेयर नहीं है, एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं है, तो फिर उसको डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे. अगर उसमें मेसोडर्म भी प्रेजेंट है तो उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे. दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम. तो इसमें क्या होता है? एक सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी थी. उसमें हमने देखा था क्या था, जो पोरीफेरस में हमने देखा था कि उसमें एक पूरा वाटर कंडक्शन सिस्टम टाइप का था, कि जहाँ से वो पानी लेगा, फिर उसमें एक कैविटी जैसा पार्ट होगा, वहां से वो फिर से दूसरे पार्ट के थ्रू वो पानी फेंक देगा. इसमें ऐसा नहीं होता. इसमें एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है. गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी मतलब बाहर से कुछ भी लिया हुआ खाना जहाँ पे वो कंटेन करेगा. ठीक है, और सिंगल ओपनिंग होती है जिसको हाइपोस्टोम कहते हैं. मतलब हाइपोस्टोम पे ही जो सिंगल ओपनिंग है माउथ, वो हाइपोस्टोम पे रहता है. डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर. तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब डायरेक्टली सेल के बाहर भी डाइजेशन होता है, और इंट्रा सेल्यूलर मतलब एक पूरी कैविटी बनी हुई है, जो जो हमने अभी पढ़ा कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बनी है, उसके अंदर भी डाइजेशन होता है. तो इसको एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों टाइप का
डाइजेशन इसमें है। सम ऑफ द निडारियंस एग्जांपल कोरल्स हैव द स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से शुरू होता है स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो कोरल्स कोरल्स हमें पता है, होगी आगे हम और पढ़ेंगे कि जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्केलेटन है, मतलब उसकी हड्डियां जैसा आकार है। अब ये हाइपोस्टोम क्या होता है, तो ये वाला जो एरिया है ना हाइपोस्टोम में, इसी के अंदर ये वाला माउथ रहता है, ठीक है। ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी रहता है, जितना ग्रीन दिख रहा है ना, ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। और ये बर्ड है, हमने देखा था कि हाइड्रा है वो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन भी करता है। तो ये वाला जैसे बर्ड है वो नीचे गिर जाएगा, इससे डेवलप होकर क्या बनेगा, पूरा एक नया हाइड्रा ऑर्गेनिज्म बनेगी। और इसमें हमने और पढ़ा था कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इसमें जो ये कलर वाली जो एक्टोडर्म है, ठीक है, ये वाली एंडोडर्म है, और बीच में मेसोडर्म नहीं है, उसकी जगह पे एक लेयर है जो कि एक डेड लेयर भी जिसको कहा जाता है, जो कि एक्टिव नहीं है, उस लेयर को क्या कहेंगे, मेसोग्लिया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा ये निडारियंस के बारे में। तो निडारियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो निडारियंस में यूजुअली दो बॉडी फॉर्म होते हैं, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। आगे पढ़ने से आपको समझ में आ जाए क्या है ये। तो फॉर्मर इज सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एंड एडेम्सिया। तो ये जो हाइड्रा है ना वो पॉलिपी फॉर्म है, ठीक है। अभी हम मेड्यूसा के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रा में और एडेम्सिया में क्या होता है, सेसाइल मूवेबल होता है, जिसको हम कहेंगे पॉलिप। और वेर एज द लेटर द अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ओरेलिया और जेलीफिश। तो ओरेलिया और जेलीफिश में क्या होता है, अगर ये वाला हमने एक इमेज देखा था, ये है ओरेलिया, ठीक है। तो ओरेलिया में ये फ्री अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर रहता है और फ्री स्विमिंग रहता है। जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, पूरा पावर से ऐसे हिलता है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ऊपर जाएगा। तो इसी तरह से इसकी मूवमेंट होती है और ये फ्री स्विमिंग रहेगा। Those cnidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation, मतलब इसको मेटाजेनेसिस भी कहेंगे। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें किस तरह से होता है कि पहले वो पोलिप फॉर्म बनाएगा कि जो कि स्टेबल होगा उस जिसमें, और बाद में वो धीमे मेड्यूसा बनाएगा जो कि वो सेसाइल होगा, मूवेबल होगा, ठीक है, फ्रीली मूविंग होगा। तो पोलिप है वो सेसाइल होगा, और जो मेड्यूसा स्टेज आएगा वो होगा फ्रीली मूवेबल। तो वो आगे एक इमेज देख के मैं आपको समझा दूंगा कि वो कैसे ये स्टेज से काम करता है, ठीक है। द पोलिप्स प्रोड्यूसेस मेड्यूसा असेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म द पोलिप सेक्सुअली, ठीक है। जो ये इसका एक एग्जांपल है ओबेलिया। तो ये खास हमें चीज याद रखनी है कि इसमें किसमें जो निडारियंस जिसमें बोथ फॉर्म एग्जिबिट करते हैं उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, जिसमें जो पोलिप्स है वो मेड्यूसा असेक्सुअली बनाएंगे और मेड्यूसा है वो पोलिप सेक्सुअली बनाएंगे। इसके एग्जांपल है फाइजेलिया, जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वार बोलते हैं, एडेम्सिया सी एनेमन बोलते हैं, पिनेचुला जिसको सी पेन भी बोलते हैं, गोर्गोनिया सी फैन बोलते हैं, और मिंड्रीना मतलब ब्रेन कोरल कहते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम थोड़ा ब्रीफली इन सभी एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पहले इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये क्या था कि जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ से अगर हम शुरू करें या तो फिर यहाँ से जो भी यहाँ फर्टिलाइजेशन शुरू करें, तो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हो जाएगा, 2-1 मतलब डिप्लॉयड हो जाएगा। तो ये है डिप्लॉयड जनरेशन यहाँ शुरू होगी, उसमें से धीरे धीरे डेवलप होकर पोलिप डेवलप होगा। पोलिप पूरा अगर कंप्लीट बॉडी पोलिप का फिर हो गया, उसके बाद इसकी जो ऊपर का ये बर्ड वाला जो पार्ट है उसको मेड्यूसा जिसको कहते हैं वो अलग हो जाएगा, और वो होगा फ्रीली मूविंग, या तो फिर वो तो, मतलब जो अलग पार्ट है जो मेड्यूसा उसमें क्या रहेंगे, गोनेड्स रहेंगे मेल और फीमेल। और फिर वो दोनों ही इसमें से गोनेड्स में से मेल और फीमेल दोनों अलग अलग जब इसका प्रोडक्शन होगा एग का और स्पर्म का, तब वो उसमें फिर से म्यूसिस होकर क्या होगा, एग और स्पर्म जब बनेंगे तो वो हो जाएगा हैप्लॉइड। मतलब कभी भी एग का या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, म्यूसिस म्यूटिक डिवीजन से होता है। तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह से हुआ है, यहाँ पे मियोटिक इतने में हुआ है, म्यूसिस होके पूरा एग और स्पर्म फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होके बाद में जो पूरा चलता है वो 2n होगा, ठीक है। तो ये डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों स्टेज इसमें देखने को मिलते हैं और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फाइजेलिया या तो फिर पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। तो पहले सबसे पहली बात तो ये इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब पोर्टुगीज के टाइम में जब लड़ाइयाँ होती थी तब जो शिप जो यूज होती थी, जो लड़ाइयों में जो शिप्स यूज होते थे उसके शेप जैसा ही इसका शेप है, इसीलिए इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। Mandarina is a genus of colonial stony coral in the family of Mandarinae.
Corals in this genus form massive hemispherical heads or have large flat plates and can grow to a meter yard across. तो ये सिंपल चीज़ है, आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाली की बात नहीं है. फाइसेलिया इज द ओनली जीनस इन द फैमिली फाइसेलिडे. ठीक है, तो फाइसेलिडे फैमिली के जो फाइसेलिया है या तो फिर पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर है, वो अकेला ही जीनस इसका है. फाइसेलिया इज मोनोस्पेसिफिक विद फाइसेलिया फाइसेलिस एज द ओनली स्पीसीज इन द जीनस. लॉन्ग टेंटेकल्स हैव न्यूमरस वेनमस माइक्रोस्कोपिक निमेटोसाइट्स. तो इसमें हम देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि कुछ निडारियंस में विनमस भी होते हैं, मतलब पॉइजनस होते हैं, उसके अंदर पॉइजन कंटेन करता है. तो इसके जो लंबे लंबे जो टेंटेकल्स है, ये वाला जो हम टेंटेकल्स देख रहे हैं, ये सारे जो टेंटेकल्स है, उसमें जो निमेटोसाइट्स है वो विनमस होते हैं. ठीक है, मतलब पॉइजनस होते हैं, विच डिलीवर अ पेनफुल स्टिंग पावरफुल इनफ टू किल अ फिश एंड इवन ओकेशनली ह्यूमंस. तो इससे इसके स्टिंग से अगर इसका डंक लग गया तो किसी भी फिश को ये मतलब मछली को मारने के लिए वो कैपेबल है, या कई बार ह्यूमंस की भी इससे डेथ होती है. द पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर नेम्ड आफ्टर रिजेम्बलेंस टू 18th सेंचुरी पोर्टुगीज वॉरशिप. वैसे इसके बारे में एक और चीज़ बताता हूँ जो मैंने मेंशन नहीं की. पोर्टुगीज वॉर ऑफ मैन जो मैन ऑफ वॉर है ना, मतलब फाइसेलिया, तो फाइसेलिया यूजुअली कभी भी सिंगल सिंगल नहीं देखने को मिलते, ये पूरे झुंड में ही रहते हैं, क्योंकि ये सिंगल सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये एक दूसरे पे डिपेंडेड रहते हैं. दूसरा हम पढ़ेंगे एडम्स या तो फिर सी एनिमल. तो यहाँ जो क्रैब जैसा दिख रहा है ना, वो नहीं है. एडम्सिया क्या है, ये है जो हर्मिट क्रैब है, उसके ऊपर एडम्सिया है, मतलब ऐसे वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिसको ये हर्मिट क्रैब के ऊपर ही रहता है. ये खुद मूवेबल नहीं है, ये हर्मिट क्रैब के ऊपर रह के इन दोनों का इंटर रिलेशन देखने को मिलता है. इट इज कॉमनली कॉल्ड ए सी एनिमल and is a marine commensal which is frequently seen attached to a empty gastropod shells in which hermit crabs या फिर यूपेरोगस पेडोक्सी लिव. मतलब जहाँ पे हर्मिट क्रैब रहते हैं ना, उसके ऊपर उसकी जो फ्री शेल रहते हैं ना, उसी के ऊपर यूजुअली ये डेवलप होता है. क्यों वहाँ पे डेवलप होता है? इन दिस एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना. बोथ सी एनिमल एंड हर्मिट क्रैब एग्जिबिट फिजियोलॉजिकल ट्रीटी. तो इसके अंदर एक फिजियोलॉजिकल ट्रीटी है. क्या है वो? कि द एनिमन इज कैरिड टू डिस्टेंस प्लेसेस बाय हर्मिट क्रैब. मतलब ये जो एनिमन है, ठीक है, सी एनिमन है, वो हर्मिट क्रैब के ऊपर रहेगा, तो हर्मिट क्रैब जहाँ जहाँ घूमेगा ये भी घूमेगा. इससे इसका फूड गैदरिंग करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो तो खुद तो इमोबाइल है. हर्मिट क्रैब के साथ मिलके वो एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल करता है. तो उसमें से इसका जो एडेम्सिया है या तो फिर एनिमन है, उसका क्या लाभ हुआ कि उसको मूवमेंट मिलती है, मतलब ट्रैवलिंग का काम इसका कौन करता है? हर्मिट क्रैब करता है. मगर बदले में क्या होता है? एंड थस इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड फाइंडिंग. एंड हर्मिट क्रैब इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनिमल्स बिकॉज द एनिमल इज अनपेलेटेबल एंड पोजेसेस निमेटोब्लास्ट एंड स्टिंजिंग सेल्स. तो इसके बदले में हर्मिट क्रैब को क्या मिलता है कि मतलब एनिमी इसको हर्मिट क्रैब को नहीं खाएंगे. क्यों? क्योंकि ये नॉन पैलेटेबल है. नॉन पैलेटेबल मतलब बहुत ही गंदी स्मेल या गंदा टेस्ट वाला जानवर, जिसको कोई खा नहीं सकता. तो दूसरे फिशेस वगैरह हर्मिट क्रैब को नहीं खा सकते हैं. और दूसरी बात इसमें क्या है कि इसमें निमेटोब्लास्ट और स्टिंजिंग सेल भी होते हैं. निमेटोब्लास्ट होंगे जिससे वो टंक मार देगा, और स्टिंजिंग सेल होते हैं मतलब बहुत बास मारते हैं. आसपास के जो पानी है उसमें इतनी स्मेल पैदा कर देंगे कि हर्मिट क्रैब के पास कोई नहीं आएगा. तो इसी तरह से दोनों के अंदर एक फिजियोलॉजिकल ट्रीटी है कि हर्मिट क्रैब है वो एडेम्सिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, जिससे इसका फूड गैदरिंग मतलब खाना इकट्ठा करने में मदद होगी, और बदले में ये इसकी सुरक्षा करेगा, इसको प्रोटेक्शन देगा. अब नेक्स्ट आता है पेनेट्यूरा. ठीक है, इसको जिसको सी पेन भी कहा गया है. इट इज कॉमनली नोन एज सी पेन. तो सिंपल सी बात है, इसको सी पेन क्यों कहा गया? हमने पुराने जमाने के जो पेन देखे हैं जो फीदर जैसे होते थे, ठीक है, मतलब जिसको इंक में डुबो डुबो के चलाया करते थे, वो फीदर की तरह इसी की तरह दिखने वाले थे, इसीलिए इसको सी पेन कहता है. इज फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. यूजुअली ये नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलता है. द कलर इज यूजुअली रेड and the fully formed colony measures about 10 centimeter in height. यूजुअली लाल कलर के होते हैं, और इसके फुल्ली जो कॉलोनी जब पूरे बन जाता है तब इसकी हाइट यूजुअली 10 सेंटीमीटर तक की होती है. इसके बाद आता है गोर्गोनिया या तो फिर सी फैन. तो इसका नाम भी स्ट्रक्चर के ऊपर ही दिया गया है. सी फैन मतलब जो हाथ से हम पंखा करते हैं ना, हवा करते हैं, तो उसी की तरह का इसका एक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको सी फैन कहा गया है. सी फैन मतलब जीनस गोर्गोनिया. एनी मेंबर ऑफ जीनस ऑफ
इंटरब्रेट invertebrates marine animals of the suborder Haloxina class Anthozoa phylum Cnidaria। ठीक है, तो ये सी फैन जितने भी इसके हेलोक्सिना सब ऑर्डर के जितने भी मतलब ऑर्गेनिजम्स है वो सारे सी फैन जैसे देखने में मिलते हैं। इट इज अ वेराइटी ऑफ कोरल composed of numerous polyps cylindrical sessile attached form that grows together in a flat fan like pattern। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉलिप्स होते हैं। ठीक है, ये यहाँ से एक पॉलिप निकला तो उसके अंदर से बहुत सारे पॉलिप्स निकलते हैं, पूरा मिलके एक फ्लैट फैन लाइक स्ट्रक्चर ये प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको सी फैन कहा गया है। उसके बाद आता है मिंड्रीना या तो फिर ब्रेन कोरल। तो ये ब्रेन कोरल क्यों कहा गया है, इसका लुक देखेंगे ना, अगर हम हमारा ह्यूमन ब्रेन या तो फिर कोई भी ब्रेन, डॉल्फिन का ब्रेन देख लो, कोई भी ब्रेन देखेंगे तो ब्रेन का स्ट्रक्चर यूजुअली इसी तरह का दिखता है। जैसे ये वाला सल्काई और ये वाला गायराई, ये सल्काई गायराई वाला जो मतलब पूरा ब्रेन के जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसी की तरह इसका रिजेम्बलेंस है, उसी की तरह ये दिखता है, इसलिए इसको ब्रेन कलर कहा गया है, जिसका मेन नेम है मीनड्रीना। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट फाइलम टिनोफोरा। तो फाइलम टिनोफोरा में है कि टिनोफोर्स कॉमनली नोन एज अ सी वॉलनट और कॉम जेलिस आर एक्सक्लूसिवली मरीन, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको पहले बताया था कि आगे के मतलब जो निडारिया है फाइलम, उसके बाद जितने भी फाइलम है उस सब में टिश्यू लेवल के ऊपर का ही ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, तो इसीलिए इसका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक है। इसमें भी एक्टोडर्म और एंडोडर्म देखने को मिलता है, मगर मेसोडर्म नहीं रहता, उसकी जगह पे एक लेयर रहेगी जिसको मेसोग्लिया कहते हैं। इसकी सिमेट्री भी रेडियल है, जैसे हाइड्रा में और एडेंसिया वगैरह में देखने को मिली है, उसी की तरह इसकी भी सिमेट्री है, और ये भी मोस्टली मरीन है। ठीक है, इसको और दूसरे नाम से भी जाना जाता है कि वॉलनट और दी कॉम जेली। तो बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट्स विच हेल्प इन दी लोकोमोशन। ठीक है, तो ये उसी में हमारे एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया गया है कि इसके बॉडी में बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट्स विच हेल्प्स इन दी लोकोमोशन। ठीक है, तो इसमें एक्सटर्नल लेयर्स रहेंगे किसके, जो सिलिया के ऐसे लेयर्स रहेंगे जिससे वो लोकोमोशन में हेल्प मिलती है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। जैसे मैंने बताया था निडारिया में, इसका भी इस एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों टाइप का डाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये होते हैं बायो इल्यूमिनेसेंस इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब बायो इल्यूमिनेसेंस मतलब कि जो मतलब ग्लो करे, अगर उसको डार्क में रखेंगे तो इसको ये ग्लो करेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन द टिनोफोर्स। तो ये वाला एक अलग ही मार्क हम कई बार देखते हैं बहुत सारी मूवीज में या तो फिर डिस्कवरी वगैरह डॉक्यूमेंट्रीज में, कि पानी के अंदर एक लाइट करता हुआ एक कोई ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, कि वो धीरे धीरे जेलीफिश की तरह मूव कर रहा है, तो वो सारे टिनोफोर्स ही देखने को मिलते हैं। तो ये जो बायोल्यूमिनेसेंस है ना, इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कि जो हमें याद रखना है कि हम कभी भी जब भी फाइलम टिनोफोरा पढ़ेंगे तो ये वाला हम पार्ट मेंशन करना है। यूजुअली हमने जो एनिमेटेड मूवीज वगैरह में भी देखते हैं तो ये वाला ये इसी टाइप का ब्लू या फिर ग्रीनिश लाइट एमिट करने वाले ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब एक ही के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस एक ही उसके अंदर रहेगी, दोनों में मेल्स अलग या फीमेल्स अलग, ऐसे वाला कोई सेक्सेस सेपरेट नहीं है, दोनों में ही मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल से ही होता है, असेक्सुअल नहीं। जैसे हमने देखा था इस निडारिया में कि हाइड्रा में बडिंग होके या तो फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वैसे वाला रिप्रोडक्शन इसमें देखने को नहीं मिलता। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है, मतलब अंदर ही फर्टिलाइज नहीं होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फर्टिलाइजेशन इसका। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इसमें कैसे होता है, एक्सटर्नल भी है और एक्सटर्नल है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। और एग्जांपल इसके क्या है कि प्यूरोब्रेकिया और टिनोप्लेना। तो ये सब इसके एग्जांपल है, और हमने क्या पढ़ा था इसमें पूरा वो एक बार फिर से देख लेते हैं कि यूजुअली ये क्या है, टिनोफोरा में मरीन है, ज़्यादातर इसको कॉम जेली भी बोला जाता है। कॉम जेली इसी तरह की कॉम की तरह इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो 8 मैंने बताए थे कि जो कॉम प्लेट्स होते हैं, कि ये वाले जो 8 कॉम्बो प्लेट्स है, तो इसका इसी के ऊपर से इसको कॉम जेली भी बोलते हैं या तो फिर इसको वॉलनट भी बोलते हैं, जैसे अखरोट जैसा दिखता है इसलिए ये इसके टेंटेकल है। और इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है वो है बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब
बायोल्यूमिनेसेंस मतलब किसी भी चीज़ को मतलब अंधेरे में शाइन करना, ठीक है, इल्यूमिनेट करना, फिर ल्यूमिनेसेंस करना, मतलब कि ये जो अंदर से ही वो पूरा मतलब इसके अंदर से प्रकाश पूरा बाहर आता है, ठीक है, ये लाइट को एमिट करता है। ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी इसके अंदर है। और इसके एग्जांपल्स और देख लेते हैं कि ये प्यूरोब्रेक है या फिर इसको सी गूसबेरी बोलते हैं। तो ये इसमें भी ब्लू और ग्रीन ये दोनों तरह की लाइट एमिट करता है ये वाला। और ये कब जहाँ पे अंधेरा है, ये वैसे भी डीप डाउन मरीन में वाटर में ही रहता है। ये शेलो वाटर में बहुत कम देखने को मिलता है। अगर उसको हाथ में लो तो ऐसे जेली जैसा ही दिखेगा, ऐसा लगेगा कोई पानी की जेल है या तो फिर कोई पानी की बूंदे है, उस तरह से दिखता है। मगर ये फिर भी अगर इसको डार्क रूम में रखोगे आप, डार्क डीप वाटर में रखोगे, तब ये लाइट को एमिट करता है, ठीक है। ये इसका दूसरा एग्जांपल हो गया टिनोप्लेना, ठीक है। तो ये टिनोप्लेना है, ये भी आपको इमेज इसलिए दे रखी है कि खाली समझ में आ जाए, बाकी इसके बारे में डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। तो प्लेटीहेल्मिन्थस जो नाम दिया गया ना, प्लेटी मतलब प्लेट के जैसे या तो फिर फ्लैट, और हेल्मिन्थिस मतलब वर्म। तो हेल्मिन्थिस जहाँ भी ये वर्ड याद आएगा, आपको याद रखना है कि हेल्मिन्थिस मतलब होता है वर्म। दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, मतलब डोर्सो वेंट्रली मतलब आगे और पीछे दोनों साइड से फ्लैट है, हेंस आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म। तो ये एनसीईआरटी ने जो इमेज दी रखी है, ये इमेज मैंने भी यहाँ दे के रखी है। इसमें दो एग्जांपल इसमें दिए हैं। टेप वर्म, टेप वर्म मतलब पूरा टेप की तरह दिखता है। और ये है लीवर फ्यूक, क्योंकि ये यूजुअली लीवर को इन्फेक्ट करने वाले वर्म्स है, इसलिए इसको लीवर फ्यूक कहा जाता है। These are mostly endoparasite found in the animals including human beings. एंडोपेरासाइट मतलब क्या होता है कि पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, कि जो एक्सटर्नली मतलब आपकी स्किन पे या तो फिर बालों में या फिर कहीं पे भी वो देखने को मिलते हैं बाहर की साइड। मगर एंडो मतलब अंदर, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में वर्म्स देखने को मिलते हैं, तो उसको एंडोपेरासाइट बोलेंगे। फ्लैटवर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट्स एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बहुत सारी चीजें बदल गई दूसरी जो हम फाइलम में पढ़े थे। तो अब तक हमने जो फाइलम्स पढ़े थे उसमें क्या था, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था। यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज मिला के बहुत सारे ऑर्गन्स बनाते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं, वो सब मिला के पूरी सिस्टम इसकी बनाते हैं। तो इसके लिए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे शुरू हो गया। अब दूसरा इसमें बायलेटरली सिमेट्रिकल बोला है, ठीक है। बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब इसको आप बीच में से काटोगे तो दोनों साइड दोनों एक समान डिवाइड इसको कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है मतलब इसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों तरह की एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट है। एंड असिलोमेट है, ठीक है। असिलोमेट मतलब इसमें सीलोम्स मतलब जो इंटरनल कैविटी है वो प्रेजेंट नहीं रहती। वो सिलोमेट, असिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट में क्या है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। इसमें हुक्स और सकर्स आर प्रेजेंट इन दी पैरासाइटिक फॉर्म। हुक्स क्या होती है, इसकी बॉडी पे छोटे छोटे नाखून जैसे पार्ट या तो फिर कुछ थॉर्न्स जैसे पार्ट रहते हैं, जिससे वो किसी भी वॉल पे या तो फिर किसी भी जो जिस एनिमल पे ये पैरासाइट बन के रहता है उस एनिमल को पकड़ने में हेल्प करता है, एंकरिंग करता है। ये हुक्स होती है। और सकर्स मतलब जिसमें से वो पूरा फूड को या फिर कोई लिक्विड को या तो फिर किसी फूड को सक करेगा या फिर जहाँ से वो चूसेगा उसको सकर्स, ये दोनों इसमें प्रेजेंट रहते हैं। सम ऑफ देम आर एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कुछ में क्या होता है कि जो होस्ट है ना, जैसे हमारे अंदर अगर वो है एक फॉर्म है, तो वो हमारी बॉडी के कोई पार्ट से ही डायरेक्टली ही चूस लेंगे, ठीक है। जैसे डायरेक्टली जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत होगी वो न्यूट्रिएंट बॉडी में से डायरेक्टली ले लेते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन दी ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसको फ्लेम सेल कहा गया है, और वो किस में हेल्प करते हैं, ओस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन। ओस्मो रेगुलेशन मतलब जितनी जरूरत है उतना पानी लेगा और बाकी सारा बाहर निकालेगा। एक्सक्रीशन मतलब अगर फूड लिया है तो फूड को बाहर निकालना। फ्लेम सेल इसीलिए कहा गया है कि इसकी ये जो सेल काम करते हैं ना, जो ओस्मो रेगुलेशन का और एक्सक्रीशन का जो काम करते हैं, वो एक फ्लेम की तरह दिखने वाला, मतलब फ्लेम की तरह दिए की जो ज्योत होती है उसकी तरह दिखने वाला उसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको फ्लेम सेल कहा गया है। सेक्सिस आर नॉट सेपरेट मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्सिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही एक में ही देखने को मिलेंगे, इसलिए ये सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। तो इसके डेवलपमेंट में हमें एक डिफरेंट चीज देखने को मिली है कि लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती है। अभी मैं एक स्पेशल लेक्चर लूंगा जिसमें हम ये जो प्रोटिस्ट जो हम पढ़े थे, हम प्रोटोजोआस वो पढ़ेंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे मलेरिया।
मलेरिया में भी हम लार्वल स्टेजेस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये लार्वल स्टेजेस होता क्या है। लार्वल स्टेजेस मतलब जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसके बाद भी उसमें लार्वा जैसे स्टेज आते हैं जिसमें अभी पूरा डेवलपमेंट पूरा बॉडी का हुआ नहीं होता है, कुछ आधा लार्वा जैसा डेवलपमेंट बीच बीच में आता है, मतलब वो स्टेजेस की संख्या कुछ ज्यादा होती है, तो इसलिए इसमें भी ये लार्वल स्टेजेस देखने को मिलते हैं। सम मेंबर्स लाइक प्लानेरिया पोजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी मतलब प्लानेरिया एक ऐसा वर्म है, अगर आप उसमें 5 टुकड़े कर दो ना तो 5 के 5 टुकड़े में से अलग अलग प्लानेरिया बन जाते हैं। मतलब यूजुअली 2 टुकड़े इसके अगर प्लानेरिया के कर दो तो दोनों में से अलग अलग प्लानेरिया ऑर्गेनिज्म पूरा बन जाएगा। इसके एग्जाम्पल दिए हैं टेपवर्म और फेसिलोना या तो फिर लिवर फ्यूग। टेपवर्म को टीनिया भी कहा गया है। ये टेनिया है तो फिर टेपवर्म है, ये देखने को हमें कई बार देखने को मिलता है। जैसे यूजुअली ये बड़े वाले जो टेपवर्म है ना वो किस में देखने को मिलते हैं, गाय वगैरह के जो पेट के अंदर ये देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। ये बहुत लंबे तक हो सकते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं कि टेपवर्म ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टोड, इसको सिस्टोड भी कहा जाता है। एनी मेंबर ऑफ द इंटरवर्टेब्रेट क्लास सिस्टोडा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, a group of parasitic flatworm containing about 5000 species। तो इसके इतने सारे स्पीसीज हमें देखने को क्यों नहीं मिलते, क्योंकि टेपवर्म हर एक एनिमल के अंदर अगर उसके पेट में या कहीं पे भी देखने को मिलता है तो हर एक के पास अलग अलग स्पीसीज है, तो इसी तरह से इसके बहुत सारे स्पीसीज बन गए हैं। टेपवर्म which occur worldwide and ranges size above from about 1 mm, मतलब 1 mm से लेके मतलब 0.04 इंच से लेके टू मोर देन 15 मीटर, मतलब 50 फीट तक बड़े हो सकते हैं। मतलब देखिए 1 mm से लेके 50 फीट तक लंबे टेपवर्म देखने को मिलते हैं। हर इंटरनल पैरासाइट, ये कभी भी बाहर नहीं देखने को मिलते। इंटरनल जैसे हमारे आंतड़ों में मतलब आंतों में या तो फिर इंटेस्टाइन में देखने को यूजुअली मिलते हैं। अफेक्टिंग सर्टेन इनवर्टेब्रेट्स एंड द लिवर और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ वर्टेब्रेट्स। ठीक है, ये कुछ इनवर्टेब्रेट्स मतलब जिसमें वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स में भी कई बार देखने को मिलता है, मगर जितने भी वर्टेब्रेट है जैसे कि हम जिसमें वर्टेब्रल कॉलम देखने को मिलता है उनके लिवर में या तो फिर उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यूजुअली ये देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड अदर फूड एनिमल्स सच एज फिश। फिश से लेके ह्यूमन तक सारे एनिमल्स जिसमें वर्टेब्रा देखने को मिलती है उस सब में ये देखने को मिलता है। दूसरा हम पढ़ेंगे फेसियोला हेपेटिका मतलब लिवर फ्यूक। ठीक है, फेसियोला हेपेटिका also known as the common liver fluke or the sheep liver fluke, ठीक है, is a parasitic trematode of the class Trematoda, phylum Platyhelminthes. It infects the liver of the various mammals including human। तो sheep liver fluke इसलिए कहते हैं क्योंकि sheeps में ये ज़्यादातर sheeps के liver में मतलब जो sheep होता है गोट और sheep, तो sheep के liver में भी ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, इसलिए इसको sheep liver fluke भी कहा गया है। उसके साथ बहुत सारे मैमल्स में मतलब मेमोरी ग्लैंड कंटेन करने वाले एनिमल्स है जैसे कि हम है, ह्यूमन है, चिंपांजीज है और मतलब बैट्स हो गए, ये सब में ये मैमल्स बहुत सारे मैमल्स में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है दोनों का जो मैंने फोटो फिर से दिखाया है कि एक है टेपवर्म दूसरा है लिवर फ्लू। अब नेक्स्ट जो हम फाइलम पढ़ेंगे वो है एस्केलिमेंथिस। तो एस्केलिमेंथिस भी प्लेटीहेलमिन्थस की तरह ही एक वर्म्स का ही एक फाइलम है पूरा। द बॉडी ऑफ द एस्केलिमेंथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। तो उसमें क्या था, इसमें जो बॉडी है वो सर्कुलर है मतलब राउंड है, मगर उसमें क्या था प्लेटीहेलमिन्थिस में फ्लैट फ्लैट था। ठीक है, वो सर्कुलर नहीं था, फ्लैट दोनों तरह से वेंट्रल और डोर्सल दोनों साइड में फ्लैट देखने को मिलता था। हेंस नेम्ड एज राउंड वर्म। तो जो एस्केलिमेंथिस है उसको राउंड वर्म भी कहा गया क्योंकि ये पूरा राउंड अर्थवर्म की तरह दिखता है, इसीलिए। दे में बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक। ये फ्री लिविंग भी है, एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है और पैरासाइटिक भी है। इन प्लांट्स भी है और एनिमल्स में भी। तो इसका आप देख सकते हो इसका हैबिटेट बहुत ही वास्ट है। एक फ्री लिविंग है, कहीं पे भी हमें देखने को मिल जाता है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, पैरासाइटिक है और प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। फ्री लिविंग मतलब बहुत सारी जगह पे कीड़े ऐसे जो राउंड वर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत जगह पे देखने को मिलेंगे। एक्वेटिक है मतलब कुछ ऐसे जो राउंड वर्म्स है जो पानी में फ्रेश वाटर्स में और मरीन वाटर्स में भी देखने को मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल है, कुछ सोइल्स में वगैरह में देखने को मिलता है। कुछ पैरासाइटिक है जो कि इंटेस्टाइन्स में या तो फिर बाहर कीड़े कहीं पे अगर किसी को चोट वगैरह लग गई तो उसके अंदर भी ये वर्म्स देखने को कई बार
मिल जाता है। राउंड वर्म्स है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, और इसमें भी जो प्लेटिहेलमिन्थेस और राउंड वर्म्स मतलब एस्केलेमेंथिस, दोनों में भी ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, इसमें भी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, बीच में से काटोगे तो दोनों तरफ एक समान हिस्से देखने को मिलेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों देखने को मिलता है, और मेसोडर्म इसमें प्रेजेंट होता है। स्यूडोसिलोमेट है, ठीक है, मैंने बताया था आपको स्यूडोसिलोमेट क्या होता है, जिसमें एक सिलोम तो रहेगा मगर वो प्रॉपर सिलोम जैसा उसके स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, वो केविटी सिलोम केविटी होगी मगर स्यूडो होगी, मतलब खाली दिखने वाली केविटी होगी। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इसकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, वेल डेवलप्ड है, और मस्कुलर फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या काम करता है, जो खाना है वो निगलने का काम करता है। तो इसमें जो फेरिंग्स है, खाना निकलने की प्रोसेस, वो एकदम परफेक्टली वेल डेवलप्ड है। An excretory tube removes the body waste from the body cavity through the excretory pore। तो इसमें एनस भी प्रेजेंट होगी, जैसे माउथ खाने के लिए और सेम एनस एक्सक्रीशन के लिए, तो इसमें भी एक्सक्रीटरी एक पोर प्रेजेंट होगा, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, जहाँ से खाना खाया वहां से पूरा डाइजेस्ट होके फिर एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू हो गया। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब डायोसियस है, मेल्स और फीमेल दोनों अलग अलग है, ठीक है, मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। ओफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, तो जनरली फीमेल्स होती है वो लंबी होती है मेल के कंपैरिजन में। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मतलब इसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, जैसे स्पर्म है वो ओवम को फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ही मिलेगा, उसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता। एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कई बार डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट किसमें होता है, द यंग वंस रिजेंबल्स द एडल्ट, ठीक है, और कई बार इनडायरेक्ट होता है कि मतलब जो यंग वन है वो और एडल्ट को कोई सिमिलरिटी नहीं होती। वैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि जैसे बच्चे होते हैं, जैसे ह्यूमंस में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही दिखेगा, मगर कुछ में जैसे लार्वा स्टेजेस वाले कुछ हो गए, जैसे मच्छर हो गए, तो उसके अंदर जो लार्वा स्टेजेस है तो वो पूरा अलग ही दिखता है, ठीक है, उसका जो बच्चा होगा वो उसके एडल्ट से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं, पूरा उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। इसके एग्जांपल्स है एस्केरिस, मतलब राउंड वर्म जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, उस्चेरिया है जो कि फाइलेरिया वर्म है, जिससे फाइलेरिया नाम का डिसीज होता है, और एंकाइलोस्टोमा या तो फिर हुकवर्म ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल थोड़ा डीप में देख लेते हैं कि सबसे पहले एस्केरिस राउंड वर्म, जो कि इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों में हम आपने देखा होगा कई बार कि पेट में कीड़े लग जाते हैं, हम डॉक्टर्स के पास लेके जाना पड़ता है कि इसके पेट में कीड़े आ रहे हैं, ये क्लियरली देखने को मिलता है, जो मतलब वाइट छोटे छोटे एकदम कीड़े हिलते रहते हैं उसके फीसिस में, उसके लेटरिन में वो देखने को मिलते हैं, वो होता है यूजुअली एस्केरिस वर्म्स होते हैं, जो कि राउंड वर्म भी कहा जाता है। पैरासाइटिक इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ वेरियस टेरेस्ट्रियल मैमल्स, चीफली हर्बीवोरस, मतलब ज़्यादातर जो हर्बीवोरस है ना, कि जो मतलब वेजिटेरियन हम बोल सकते हैं, वैसे में ये देखने को ज़्यादा मिलते हैं, और यूजुअली सबसे ज़्यादा देखने में मिलते हैं जो काव या फिर बफेलो के जो मतलब बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। दे आर टिपिकली लार्ज वर्म्स, मतलब अब बहुत 40 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय माउथ सराउंडेड बाय 3 लिप्स। इसका जो माउथ होता है उसमें 3 लिप्स देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे 2 लिप्स होते हैं उसके 3 लिप्स जो खुलते हैं पूरे फ्लावर की तरह, और फिर वो जो खाना है वो लेके बंद होती है, इसी तरह से इसके 3 लिप देखने को मिलते हैं। द स्पीसीज एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स इज प्रोबेबली द मोस्ट फेमिलियर पैरासाइट इन ह्यूमन। तो हमारे अंदर जो देखने को मिलते हैं वो कौन सा स्पीसीज होता है, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स। मोर देन 25% ऑफ द वर्ल्ड्स ह्यूमन पॉपुलेशन इज infected with these worms, about 20,000 people die ascaris infestation yearly। तो आप देख सकते हो कितना कॉमन है, हम अगर घर में छोटे 5 बच्चे हैं ना तो उसमें से एक को तो होगा ही, ठीक है, 4 बच्चों में से एक को देखने को यूजुअली मिलता है, मतलब 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है ना, उसमें राउंड वर्म का इन्फेस्टेशन देखने को मिलता है, और हर साल दुनिया में अराउंड 20,000 पीपल डाई ऑफ एस्केरिस इन्फेस्टेशन ईयरली। यूजुअली इसकी मेडिसिन गवर्नमेंट फ्री में देती है वैसे, मगर बहुत ऐसे बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे ये इसके इतना
अवेयरनेस नहीं है, जो लोग ये टाइम पे मेडिसिन देते नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसी के इन्फेक्शन के कारण, इन्फेस्टेशन के कारण मर जाते हैं, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में जब रहते हैं ना, तो जितना भी फूड आता है वो फूड हमारा इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने या तो फिर डाइजेस्ट होने की जगह पूरा ये क्या होता है, वर्म्स ही पूरा खा जाते हैं। तो इसी से पूरा डेबिलिटी आ जाएगी और इससे मतलब पूरा शरीर में वीकनेस आ जाएगी और उससे डेथ हो जाती है यूजुअली। अब इसकी कैसे फैलता है, तो मैंने ऐसे ही जो राउंड वर्म है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पाए जाते हैं, वो यूजुअली होता कि मिलता कैसे है। जैसे अगर ये राउंड वर्म है ना, तो यूजुअली हमारे इंटेस्टाइन में रहेगा, ठीक है। ये एडल्ट बनेगा, एडल्ट बनने के बाद उसको हम एक्सक्रीट करेंगे, मतलब जो टॉयलेट के थ्रू बाहर निकालेंगे, तो वो फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसके अंडे बनेंगे, वहां से फिर वो जुवेनाइल मतलब छोटे वर्म्स होंगे ना, वो पानी के थ्रू या खाने के थ्रू फिर से हमारे इंटेस्टाइन में जाएंगे, इंटेस्टाइन में पूरा डेवलप होंगे। तो इसी तरह से इसका साइकिल पूरा चलता रहता है। अब इसका जो एग्जाम्पल्स है उसमें पढ़ते हैं, पहले तो जो हमने पढ़े थे अभी राउंड वर्म के बाद दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं वुचेरिया या तो फिर फाइलेरिया वर्म। फाइलेरियासिस आपने सुना होगा, अभी इंडिया में बहुत कम हो गया, मगर पहले फाइलेरियासिस बहुत ही कॉमन था, हर एक जगह पे देखने को मिलता है। मगर ये जो वुचेरिया है या फिर फाइलेरिया है, वो फाइलेरिया डिसीज कंट्रोल वगैरह प्रोग्राम जो गवर्नमेंट देती है उसी के हिसाब से इसमें कंट्रोल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो इमेज दे रखी है वो फाइलेरिया वर्म की है, यूजुअली माइक्रोस्कोपिक ही देखने को मिलती है। अब वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई इज अ ह्यूमन पैरासाइटिक वर्म, इज द मेजर कॉज ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो फाइलेरियासिस एक लिम्फेटिक डिसीज है, मतलब लिम्फ मतलब लसिका तंत्र का रोग है, और यूजुअली किससे होता है, फाइलेरिया नाम के एक पैरासाइट से होता है। ये फैलता है यूजुअली मॉस्किटो से, ठीक है। तो इसमें फाइलेरियासिस का पूरा स्टेजेस दिया रखा है कि पहले तो मॉस्किटो टेक्स मील L3 लार्वा एंटर द स्किन। जब मॉस्किटो हमें काटेगा तो इसमें जो L3 लार्वा जो लेवल 3 के जो लार्वा है फाइलेरिया के, वो अंदर जाएंगे। उसमें से उस लार्वा में से जो दो लार्वा है वो पूरा फर्टिलाइजेशन करके प्रोड्यूस कर बनाएंगे और लिम्फ और ब्लड चैनल्स में एंटर होंगे। और वहाँ से वो एक बार एंटर हो गए मान लो, तो उसको अगर कोई मच्छर काटेगा ना, तो वो मच्छर जैसे एक बार ये ह्यूमन में इसको एंटर कर गया, ठीक है, इसको ये मच्छर काटने से इसके अंदर एंटर हुआ, फिर वहाँ पे वो डेवलप होके एडल्ट बन गया। एडल्ट बन के अगर कोई दूसरा फिर मच्छर आके काटता है, तो ये वाला पार्ट ये मच्छर भी जब दूसरे को जाके फिर से काटेगा तो तीसरे को फैलेगा, इस तरह से ये फैलता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन में से अगर मतलब इसको फाइलेरियासिस का इन्फेक्शन है, तो उसको मच्छर ने काटा, फिर मच्छर के अंदर फिर इसके उसका डेवलपमेंट होगा L1 से लेके L2 और L3। तो ये सब डेवलपमेंट थोड़ा बहुत मच्छर के अंदर होगा, और L3 लार्वा होगा वो फिर से मच्छर के अंदर ही उसको मच्छर के पेट में डेवलप होगा L3 लार्वा, और वहाँ से मच्छर के हेड तक जाएगा। जब मच्छर फिर से अगर ह्यूमन को बाइट करेगा तो वो फिर एंटर होगा ह्यूमन में, और वहाँ फिर भी उसकी लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन की चालू हो जाएगी। तो इसी तरह से एक से दूसरे ह्यूमन में जो फाइलेरियासिस है वो फैलता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि जो कोई भी मच्छर है अगर वो फाइलेरियासिस जिसको है उसको काटा जाके दूसरे, तो उसके अंदर जो अगर फाइलेरियासिस डिसीज जिसको है उसको अगर मच्छर काटता है, तो वो फिर मच्छर के गट में ही मतलब उसके इंटेस्टाइन में ही जहाँ उसने ब्लड सक किया है पेट में गया, तो पेट में ही डेवलप होता है, जिसको L1 लार्वा बोलेंगे। L1 लार्वा से फिर वो L3 लार्वा बनेगा, मतलब उसमें डेवलप होगा। डेवलप होके वो माइग्रेट टू हेड ऑफ द मॉस्किटो प्रोबोसिस, मतलब मॉस्किटो के पेट में से हेड में मतलब सिर तक वो ट्रैवल करेगा, और जब वो दूसरे इंसान को काटेगा तब फिर से वो दूसरे इंसान में एंटर होगा, और दूसरे इंसान में फिर से जो मैंने बताया था अभी कि लिम्फेटिक में जाएगा तो डेवलप करेगा, इस तरह से ब्लड चैनल्स और लिम्फ्स में जाके पूरा सर्कुलेट होगा। तो इसीलिए ये पूरा इसी तरह से फाइलेरियासिस का पूरा एक साइकिल चलता रहता है। फाइलेरियासिस दिखता कैसा है, तो यूजुअली देखिए ये है ना, तो ये वाला पैर या तो फिर ये वाला पैर, ये फाइलेरियासिस है, ठीक है। तो ये थे आज की क्लास, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एनालिडा और आगे के फाइलम्स। थैंक यू।